हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर का मेरा सीरीज चल रही है उसमें मैं क्लास नंबर 12 लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे वार करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा क्लास नंबर 11 था दोस्तों, उसमें जो है एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो है ये रेंज आप फिर से बता दीजिए। तो दोस्तों मैं उस रेंज को आज मैं जो नेटवर्क आईडी की रेंज होती है उसको मैं यहीं पे बता के फिर इस क्वेश्चन में आ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए। रेंजेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए रेंज के बारे में बात कर लेंगे। पहले देखिए क्लास ए का जो रेंज होता है दोस्तों वो 0 to 126 होता है और क्लास ए का, ठीक है। क्लास बी की रेंज है दोस्तों, क्लास बी की रेंज है 128 to 191। क्लास सी की रेंज क्या है दोस्तों 192 से 2 192 से 223। ठीक है दोस्तों। क्लास डी की जो रेंज है 224 to 239। फिर क्लास ई की जो रेंज है दोस्तों, क्लास ई की जो रेंज है वो 240 to 254। देखिए दोस्तों ये कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 1 to 7 लिखा है, वो भी सही है दोस्तों। और यहाँ पे कहीं कहीं 255 लिखा है, वो भी सही है। ठीक है, इतना। अब आ जाइए इसमें। देखिए दोस्तों ये डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट, डिमॉर्गन्स के नियम में कहा गया है कि एक्स एंड वाई का होल बार एक्स बार और वाई बार बी नंबर है, एक्स और वाई का होल बार एक्स बार एंड वाई बार की बोथ है कि नन ऑफ दीज है। तो पहली बात तो दोस्तों डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले बात सिंपल तरीके से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि ए डॉट बी है, मतलब ए एंड बी है पहला ऑप्शन, तो इसका फिर हम इसका होल बार है तो इसका डिमॉर्गन्स में क्या मैंने बताया था, थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां इसको मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको मैं खोलता हूं दोस्तों तो ए प्लस बी, ये देखिए ए बार और बी बार में टूट गया, मतलब ए बार प्लस बी बार का। अब यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल बार है, मतलब ये और प्लस का मतलब और। यहाँ पे देखिए तो ए बार डॉट बी बार, मतलब ए बार एंड बी बार हो गया। तो दोस्तों उसी तरीके तो ए भी देखिए, इसका मैं कैप का खोलता हूं, इसको मैं कैप का खोलता हूं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर एक्स कैप वाई का होल बार है, तो ये क्या खुलेगा, मतलब एक्स एंड वाई का ये होल बार है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बार, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, और बोलेंगे, और वाई बार दोनों टूट गया। इसको नॉट एक्स भी कह सकते हो, ठीक है, नॉट एक्स और नॉट वाई। दूसरा इसका स्टेप दोस्तों, दूसरा अगर मैं एक्स और वाई का होल बार है तो ये किस में खुल जाएगा, ये खुल जाएगा एक्स बार, और इसका देखिए हर बार चिन्ह चेंज हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम वाई का भी बार हो जाएगा, मीन्स एक्स एंड वाई बार। तो इसमें दोस्तों ये क्या हो गया, दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए अगला जो है बात करते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ द बुलियन फंक्शन एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई मैचेस विथ बुलियन फंक्शन इतने किसके बराबर है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, तभी से ये समझ में आएगा। पहले इसको आप नोट करिए, पहले तो क्वेश्चन को ही एक लाइन नोट कर लीजिए, तभी समझ में आएगा कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस फिर क्या है एक्स
डॉट वाई डॉट जेड और प्लस क्या है, प्लस है दोस्तों एक्स बार और डॉट वाई। ठीक है, इतना लिख लिए। देखिए इसमें कोई कॉमन है, आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल कॉमन है। एक्स डॉट वाई इसमें कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार, एक हो गया। और दूसरे वाले को सेम टू सेम आप उतार दीजिए दोस्तों, और प्लस एक्स बार डॉट वाई। इतना समझ में है। तो अब इसमें जानते हैं दोस्तों कि देयरफॉर इस प्रकार से ये वाली संख्या जो है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई और प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए फिर इसमें एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। इस वाले में से जब एक्स वाई हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस वाले में क्या बचा दोस्तों, 1 प्लस जेड बचा, ये वाले का जेड हो गया और प्लस एक्स बार डॉट वाई। इतना समझ में आया। अब देखिए इसका क्या होता है दोस्तों, इस वाले का, इसका भी तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं कि 1 प्लस जेड बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। प्रॉपर्टी आपको मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, वहां से जाके एक्सेस कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बना, एक्स वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई। अब इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, इसमें वाई वाई कॉमन है। जब वाई वाई कॉमन है तो एक्स प्लस एक्स बार, अब फिर वही आ गया दोस्तों, एक्स प्लस एक्स बार का क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। 3 जगह मैंने ये प्रॉपर्टियां देखिए, ये एक प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, यही वाली तो यहाँ भी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी, ठीक 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, फाइनली ये वाई आ गया। ठीक, वाई आ गया ना। तो इसका आंसर देखिए, वाई दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये इसका आंसर हो गया वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए जिससे आपको पता रहे, ये लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की बात करता है, मतलब जो इधर उधर दोनों तरीके से मतलब लिखे जा सके, वही कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसके पहले मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हूं। चलिए एक कम्यूटेटिव लॉ का एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रम विनिमय लॉ। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय लॉ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव लॉ के, तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी प्लस ए, ये वाला टर्म याद आ जाए। और इसी को दोस्तों अगर इनटू में रहेगा तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ए इंटू बी इंटू ये ना। ठीक, इतना लिख सकता हूं। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा, अब ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे एक्स वाई, ये वाला आंसर सही है, ये तो कम्यूटेटिव लॉ। अब हम थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ की बात कर देते हैं दोस्तों, किसकी, एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें ब्रैकेट, मैंने इसके पहले बताया था ना कि इसमें ब्रैकेट चेंजेज की बात आएगी। देख लीजिए सेम टू सेम ब्रैकेट चेंजेज की बात है। इसको अगर मैं इनटू वाले फॉर्म में लिखूं दोस्तों, सी, तो ये बन जाएगा, और ए इंटू बी इंटू सी, तो ये यहाँ से ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इतना समझ में है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर लेते हैं यहीं पे दोस्तों, किसकी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है दोस्तों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी इंटू, देखिए ये वाला जो ये वाला होता है ये बी के भी साथ जाएगा, और फिर से ये आएगा, और ये किसके साथ जाएगा, सी के भी साथ जो है मल्टीप्लाई होता है। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, 3 तरीके के मैंने लाए, एक में ही बता दिए दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं बहुत समय एक में ही देखिए
डुअल ऑफ द बुलियन थ्योरम इज द ऑब्टेन्ड बाय, एक बुलियन प्रमेय का डुअल पाया जाता है इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस ओनली, सभी शून्य के अदला बदली से। सेकेंड ऑप्शन है चेंजिंग ऑल जीरो टू वन ओनली, सभी शून्य को एक से बदलने से। चेंजिंग ऑल वंस टू जीरो, सभी एक को शून्य से बदलने पे। इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वंस एंड टू प्लस, मतलब सभी शून्य एक एवं एक को प्लस से बदलने पे। डुअलिटी थ्योरम, डुअल ऑफ द बुलियन थ्योरम, आपको पूरी तरीके से मैंने इसको भी दोस्तों समझा रखा था कि इसका ऑप्शन जो है दोस्तों यही डी वाला ऑप्शन सही है कि डुअलिटी थ्योरम में क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वंस एंड टू प्लस, सभी शून्य एक एवं को प्लस से बदलने पर, यही सही है, डी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। आगे चलिए, मिन टर्म। अब मिन टर्म इक्वल टू द मैक्स टर्म। अब समझिए, थोड़ी सी बातों को समझ। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे दोस्तों जब मिन टर्म की बात बताया था, देखिए मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझ लेते हैं पूरा लॉजिकली तरीके से। देखिए मिन टर्म में मैंने ये वाला टर्म को बताया था, ये किसको इंडिकेट करता है, ये मिन टर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये मिन टर्म को इंडिकेट करता है, कितना है 1 3 5 और 6। ये सब क्वेश्चन तो देखते हो आंसर देखते ही मार दो। ये क्या है, ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, मिन टर्म। ये वाला टर्म क्या कहलाएगा दोस्तों, मिन टर्म। यहीं पे देखिए मैंने बताया था, पहले के मैप की बात थोड़ी सी समझ लेते हैं। के मैप, इसको देखने से क्या पता चलता है, इसको देखने से क्या पता चलता है, मतलब सेलों की संख्या कितनी हो सकती है, सेलों की संख्या इसमें कितने हो जाए, टोटल 8 हो सकती है, मतलब 0 to 7 हो सकती है। ठीक है, वहीं पे यहां पे देखिए 2 की सेलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं के मैप में दोस्तों, के मैप में सेलों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से, 2 की पावर n से के मैप की संख्या निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं के मैप की संख्या निकालूं यहां से, तो मेरे पास कितना है, तीन तरीके के सेल बनेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ 3 रखूंगा तो मतलब कि 8 सेल मेरे को आएंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे, मतलब इसमें कितना हो सकता है दोस्तों, इसमें कितना हो सकता है 0 to 7, 0 to 7। तो मतलब ये जो डिजिट हो सकती है वो 0 to 7 हो सकती है। ठीक है, 0 to 7 हो सकती है, मतलब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी, इतनी डिजिट होगी। तो अब नीचे आइए मैक्स टर्म में, मैक्स टर्म निकालने के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था दोस्तों, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सब। ये वाला सिंबल देखिए यहाँ पे ये लगा भी है पाई एम, ये पाई है दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, पाई एम। इसमें पाई एम में क्या है, अरे इसको इसमें से जो है उसको काट दो, जो है उसको काट दो। 1 कट गया, देखिए 3 कट गया, 5 कट गया और 6 कट गया, जो बचे हैं सेम टू सेम वहां ले जाके लिख दो, 0 2 4 और 7। इससे अच्छा तरीका होगा क्या दोस्तों, मिला लो अपना आंसर, किसमें मिल रहा है 0 2 4 7, ये लीजिए। ठीक, समझ में आया। मैक्स टर्म पूरी तरीके से ये क्या डिनोट करता है, ये वाला ये डिनोट करता है मैक्स टर्म, ये डिनोट करता है कितना, मैक्स टर्म को डिनोट करता है। इससे डिटेल में चाहिए दोस्तों तो किस में चले जाइए आप, मेरा थ्योरेटिकल वाले वीडियो में चले जाइए और वहां से पूरा एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। द लॉजिकल एक्सप्रेशन x plus y plus z dot x plus y plus z bar is called शॉर्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, जो बोर्ड द्वारा दोस्तों आंसर नहीं निकाला गया उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलियन फंक्शन x plus y plus z dot x plus y plus z bar dot x plus z bar can be minimized to the boolean अभिव्यक्ति।
दोस्तों ये भी जो है क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया है। इसका आंसर क्या आपको मिल रहा है? ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आप इसको निकाल भी सकते हो यदि आपसे ये सॉल्व होता है। तो मैं इसलिए दोस्तों नहीं सॉल्व करूंगा कि आप जानते हैं कि सबके पास ये वीडियो जाएगी तो उसमें जो है कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि जब सर बोर्ड ने निरस्त कर दिए तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सब बातें उठ सकती हैं। इसलिए दोस्तों मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा। हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल आर देयर। अब यहाँ पे जरा ध्यान करिएगा, कितने 3 वेरिएबल में क्या पूछा है? बूलियन फंक्शन की बात किया है। ठीक है, जब बूलियन अगर सेल की बात करता तो 8 आ जाता तुरंत। इसलिए ध्यान रखिएगा, बूलियन फंक्शन की जब ये बात कर रहा है दोस्तों तो ये बहुत आसान सा तरीका, उसी तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 वेरिएबल की बात किया है, 3 वेरिएबल की जब बात करेगा तो 3 वेरिएबल कौन कौन से होगा? ए, बी और सी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। 3 वेरिएबल में इसका मैंने क्या बताया, 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया ना। ये वाला देखिए सेल की संख्या निकल आएगी, पूरी की पूरी सेल की संख्या निकल। तो 3 वेरिएबल बन कितने सकते हैं उनको थोड़ा सा बना के देखते हैं। ए बार, बी बार, सी बार, और ए बार, बी बार और सी, ए, बी, सी बार, और क्या बनेगा? ए बार, बी, सी, और क्या बन सकता है दोस्तों? ए, बी बार, सी बार, और ए, बी बार, सी, ए, बी, सी बार, और ए, बी, सी। इतने तरीके के वेरिएबल इसमें बन सकते हैं ना, इतने तरीके के इसमें वेरिएबल बन सकते हैं। तो मतलब कहने का ये 8 है, 2 की पावर 3 ना। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फार्मूला कौन सा बनेगा? जो बूलियन अभिव्यक्ति, बूलियन फंक्शन को हम डिनोट करेंगे, जब बूलियन फंक्शन को हम निकालेंगे तो 2 की पावर 2n वाला ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो सिंपल से 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 आ जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 6 और 2 8, कितना आ गया? 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, तो 32 32 दूनाई 64 64 दूनाई 28 256 है। कहीं पे दिख रहा है? हाँ, ये देखिए 256 आ गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम व्हिच फाइंड्स द मीडियन। यहाँ पे दोस्तों मीडियम होगा, मीडियम ऑफ एन अनसॉर्टेड एन साइज एरे वुड टेक द टाइम। मझला तत्व खोज होता है, खोज करने की सबसे प्रभावी एल्गोरिदम कितना समय लेता है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, नन ऑफ दिस, तो कितना लेगा? इसका ऑप्शन होगा ऑर्डर ऑफ एन। थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि वर्गीकृत तत्व की हम माध्यिका निकालते हैं। तो पहले तत्व का वर्गीकृत करें, फिर सेकंड के। तो सम संख्याओं की अगर मैं बात करता हूं, यदि संख्या सम होगी तो उसके लिए फार्मूला क्या है? n/2 प्लस 1वां पद। क्या दोस्तों? 1वां पद। आप पढ़े होंगे इसको, 1वां पद। यदि विषम है तो क्या होगा? n+1/2वां पद। यदि विषम है तो n/2वां पद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एल्गोरिथम? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n समय लगेगा। जब एल्गोरिथम में और चीजें डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वर्स्ट केस द एफिशिएंसी ऑफ द क्विक सॉर्ट ओवर एंड द एरे हैविंग द
एन आइटम्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्विक सॉर्ट की सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जाता है? नॉन रिकर्सिव मेथड से किया जाता है, रैंडमाइजेशन से किया जाता है, कि रिकर्सिव मेथड से किया जाता है, कि नन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो एक भी नहीं सही है, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्विक सॉर्ट डिवाइड कॉन्कर, क्विक सॉर्ट जो है डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, मतलब इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, डिवाइड कॉन्कर कंबाइन नियम पर आधारित इसकी दक्षता कितनी होती है? एन स्क्वायर, मतलब इसकी एन स्क्वायर होती है। इसका वर्गीकृत संख्या मीन्स बेस्ट केस में इसकी दक्षता सर्वाधिक कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ एन। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन देखिए नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी द हेल्ड बाय एन एरे ए 3, ए में कितना है? -3 है, -3 कॉलन 10 5 कॉलन 12, तो इसमें 91 119 112 104। दोस्तों इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं उसको आपको सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला छोटा सा बताऊंगा कि इस वाले संख्या से इस वाले, जैसे मेरे पास एक संख्या है x कॉलन y है, ठीक है, x कॉलन y है, तो मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला जो मैं बता रहा हूं, y माइनस x प्लस 1, ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा इन सब में, ठीक है। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अब देखिए यहां पे क्या है, -3 है 10, तो पहले सिंपल तरीके से मैं निकाल के बताता हूं, उसके बाद वो वाला फार्मूला लगा दूं। जैसे मेरे को अगर 10 तक लिखना है तो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 और कितना जाएगा दोस्तों? 8 9 0 1 2 8 9 और 10, इनमें सब में कॉमन लगा लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल ना हो, ठीक है। इतने मेरे पास संख्या है, तो मतलब ये कितना हो गया? यहां से अगर मैं गिनूं तो 10 वो और 4 ये, मतलब कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया ना। अब देखिए 14 मेरे फार्मूले से कैसे आएगा वो देखिए, 10 है, माइनस का 3 हो गया और +1 हो गया, ये वाला फार्मूला देखिए मैंने लगाया, यहां से भी 14 आया और इसमें से सॉल्व करो तो 10 और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4 आ गया, कितना हो गया दोस्तों? मतलब कि 14 इसमें से भी आया, ठीक, इतना समझ में आया। अब दूसरे वाले को निकाल लेते हैं दोस्तों। जब दूसरे वाले को निकालेंगे, दूसरा वाला 5 6 कितना दिया है? 5 से 12 ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितना? 2 2 4 2 6 2 8, कितना आया दोस्तों? तो टोटल 8 आया। अब चलिए निकालते हैं, देखिए 12 -5 +1, ठीक है, तो देखिए 12 1 13, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, 8 ही तो आया दोस्तों, 8 ही तो आया। जब इतना आया, अब 14 × 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 14 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 8 कितना हो गया? 112 आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना? तो ये वाला मैं जो फार्मूला बताया हूं इसको नहीं भूलिएगा दोस्तों, तब इसका अपने आप इसी तरीके सिंपल तरीके से आंसर आता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया फुल टाइम, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। कंसीडर अ 2-dimensional character array assuming the row measure order of the storage determines the address of the element A to 3 if the base address is 500। आयामी 2 अक्षर एरे A 1:5 2:7 में A 2 3 का पता क्या होगा अगर आधार पता 500 है और प्रमुख पंक्ति अनुक्रम का पालन किया जाता है? तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको निकाल लेते हैं। अब वही वाला देखिए फार्मूला आप तुरंत अप्लाई कर दिया करिए। कौन सा? पहले
हम एक सिंपल सा इसका, जैसे अगर हम निकालते हैं तो m और n ऐसे लिखेंगे, यही तो लिखा है मैंने। तो इधर क्या होगा, a कॉलन 5 और 2 कॉलन 7, यही लिखा है ना सिंपल तरीके से। जब ये लिखा है तो इसको आगे क्या, m की वैल्यू निकाल लीजिए। जो m की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका कितना आ गया, ये कट गया, देखो 5 ही आ गया। n का निकाल लीजिए 7 माइनस 2 प्लस 1, तो देखिए 7 1 8 में से 2 गए, कितना आया, 6 आ गया। जब 6 आ गया तो मतलब कि a m n की वैल्यू कितना आ गई, m n की वैल्यू कितना आ गई, 5 और 6 आ गई ना, 5 और 6 आ गई। अब इसके बाद एक मेरे पास जो इसमें फार्मूला लगता है दोस्तों, उस फार्मूले को थोड़ी सी बात मैं रिमाइंड कराऊंगा। LA JA है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, JK और यहाँ पे बेस JK बेस A और क्या इसमें बनेगा, बेस के, हाँ, WN J-1 और K-1, ठीक है। यही बनेगा इसका फार्मूला कि और कुछ बनेगा, नहीं, यही तो बनना चाहिए। J-1 K-1, ठीक है, W, ठीक है, मतलब कि इसके बीच में J-1 का, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया हमारे को। जब इतना समझ में आ गया, एक प्लस कहीं छूटा है क्या, अरे बाप रे बाप, ठीक, ये वाला जब हमको पता चल गया तो अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसमें सिंपली, मतलब LOC और A23, जब 2 3 निकालोगे तो यहाँ पे बेस कितना आ गया इसका, 500, ये वाला कहानी तो 500 और 6, 500 प्लस 6 3 J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू कितनी है बताइए, इसमें से कितना है J की वैल्यू, J की वैल्यू 2, ये देखिए 2 माइनस 1 प्लस ये क्या है K, मीन्स 3 माइनस 1, ठीक, अब समझ में आया। अब इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 500 तो ये वाला हो गया, और ये कितना हो जाएगा 506 प्लस 2, ठीक, 6 प्लस उसमें 3 में से 1 गए, कितना आएगा 2 आएगा। जब 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 506 और 2 508 आपका आंसर है। 508 है कहीं पे, 508, ठीक, ये वाला थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ मैच करा के लिखना पड़ता है, प्लस लगाओ कहाँ पे माइनस लगाओ, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ जो दिया है उसी के टर्न पे, लेकिन इस वाले पे डायरेक्ट यदि आंसर क्वेश्चन आता है तो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, नहीं ये वाले में फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए स्टैक इज द, हाँ, स्टैक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेंगे, तब उसके बाद स्टैक है क्या है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर है कि नन ऑफ दे। देखिए स्टैक सबसे पहली बात तो थोड़ी सी बातों को हम जानेंगे। ये देखिए स्टैक का डायग्राम मैंने आपको बताया था। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पुश, इसको पुश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। तो दोस्तों स्टैक में जैसे जो ऑप्शन जो लास्ट में आता है वही पहले आउट हो जाता है, तो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है लीफो पे। किस पे काम करता है, लीफो पे, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो पे ये काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये काम करता है पुश। अब देखिए तो ये
ये स्टैटिक कहिए, बिल्कुल गलत है। ये डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसको थोड़ा प्रीवियस वाले पेपर में बताया हूं, तो वहां से भी इसको एक्सेस कर लीजिए। ये जितने इसमें काम की चीजें मैंने बता दिया। फर्स्ट प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। तो इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे, ए बी एस्ट्रिक्ट सी डी डैश नहीं सॉरी डिवाइड प्लस, इतना है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये वाले ऑप्शन को, ये क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ये कैसा है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्ट फिक्स। इसे हमें किस में फाइंड करना है, प्रीफिक्स में। देखिए जब ये सब चिन्ह जो ऑपरेटर होते हैं वो बाद में दिया हो तो पोस्ट फिक्स होता है, ये ऑपरेंड्स के पहले आ जाए तो इसे प्रीफिक्स कहेंगे, अगर मिडिल में रहेगा तो उसे इनफिक्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये पोस्ट फिक्स है, अगर मैं इसको ए एस्ट्रिक्ट बी लिख दूं, ए एस्ट्रिक्ट बी, और यहां पे क्या है, ए एस्ट्रिक्ट बी, ये ब्रैकेट में, और ये वाला प्लस आगे बढ़ाता हूं, और यहां पे क्या है, सी डिवाइड बाई डी कर दूं दोस्तों, सी डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, इनफिक्स कहलाएगा। देखिए अब सब बीच में हो गए ना, इनफिक्स। अगर अब इसको मैं चेंज करूं, इधर प्लस बाहर ले आऊं, और उसके बाद प्लस के बाद एस्ट्रिक्ट आएगा, और ए बी आएगा, और यहाँ पे स्लैश डिवाइड सी और डी आएगा, तो ये वाला टर्म क्या बन गया बताइए, ये बन गया प्रीफिक्स, ये बन गया प्रीफिक्स बन गया। तो इसमें से कौन सा ये प्रीफिक्स, देखिए प्लस एस्ट्रिक्ट ए बी डिवाइड, ये देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक, इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ही जरूरी है, इसको भी मुझे पढ़ाना है, ये भी मैं कवर करूंगा। ये डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करनी है, एल्गोरिथम में भी दिया रहता है, वहां से भी देख सकते हो। क्यू कैन बी द यूज टू इम्प्लीमेंट, क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यू को। अब क्यू वाला पोर्शन है तो जानते हैं ये इसमें बीएसएफ और रेडिक्स दोनों में ये यूज होता है, मतलब ये दो देखिए इसके ऑप्शन जो हैं वो, और मतलब बोथ, दोनों बी एंड सी, मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों दोनों में होगा। अब इसके बाद अगर कोई बोर्ड इसका कोई ऑप्शन माना है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन a queue, if value of the front pointer is equal to the rear pointers, then the queue, अगर एक क्यू में फॉन्ट सूचक का नाम रियर सूचक के बराबर है तो क्यू इज एम्प्टी होगी, इज फुल होगी, हैज वन एलिमेंट होगा, मेनी हैव वन एलिमेंट होगा। बताइए इसका आंसर दीजिए। तो इसमें थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, उसके बाद आप स्वयं आंसर देंगे। यदि फॉन्ट और लिखता हूं, फॉन्ट इक्वल टू 1 और कामा रियर इक्वल n, ठीक है। और तो यदि फिर से फॉन्ट इक्वल टू रियर और +1, तो ये वाला ऑप्शन जो आएगा दोस्तों क्यू, इसमें इस वाले ऑप्शन में क्यू फुल होगा। क्यू क्या होगा, क्यू फुल है, ठीक है। दूसरा, पहला मैंने समझाया, दूसरा बात बताता हूं। यदि फॉन्ट इक्वल टू नल आ गया, तब क्या होगा, क्यू इम्पटी होगा। तो क्या होगा दोस्तों, क्यू इम्पटी होगा। तीसरा ऑप्शन देता हूं, फॉन्ट इक्वल टू रियर आ गया, तब क्या होगा, क्यू में एक एलिमेंट है, मींस क्यू में मिनिमम एक एलिमेंट है, क्यू में एक एलिमेंट है। समझ में आया। तो अब इसमें क्या कहा है, इन a queue if value of the font pointer is equal to the rear, ये देखिए रियर
पॉइंटर देन द क्यू कौन सा होगा, मे हैव वन एलिमेंट, एक एलिमेंट अपने पास रखता है, ठीक, एक एलिमेंट अपने पास रखता है। हाँ यहां पे आ जाइए थोड़ा सा, एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी प्रोग्राम्स compilers, editor etc are the store in the Unix OS in the system directly called एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर एडिटर आदि को यूनिक्स ओएस में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, ईटीसी कहते हैं, यूएसआर कहते हैं, उसको दोस्तों बिन कहते हैं, ठीक है, उसी में इसको ले आके स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम डाटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पासवर्ड एंड द लॉगिन फाइल्स इज यूनिक्स, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, ये यूनिक्स होगा, ठीक है, यूनिक्स ओएस आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरी, यूनिक्स ओएस के सिस्टम डाटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल निर्देशिका में संग्रहित होते हैं, बिन होता है, यूजर होता है, प्रोफाइल, दोस्तों इसमें सब सही है, ठीक है, सबको स्टोर किया जाता है। आगे देखिए, इनमें कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। When the creating a web documents, what format is used to express and image height and width? वेब दस्तावेज बनाते समय इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर से किया जाता है, पिक्सल से किया जाता है, डॉट पर इंच किया जाता है, इंचेज किया जाता है, दोस्तों पिक्सल किया जाता है। पिक्सल सबसे इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई यदि इमेज बनती है दोस्तों तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके इमेज बनती है, ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पिक्सल होगा। व्हाट इज द प्रोसेस that condenses file to be stored in less space and therefore sent faster over the internet? कम जगह में कंडेंसिस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके? डाटा कंडेंसेशन कहते हैं, डेटा संक्षेप में डाटा कंप्रेसर कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पे हमारा ऑप्शन मिल जाता है कि डाटा कंप्रेस करके उसको भेजना कहते हैं, भेजा जाता है। जीपिंग डिफ्रेगमेंटेशन मीन्स दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या कहा गया है, कंडेंसिस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाटा कंप्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर की डिफिनीशन नीचे दिया हुआ है उसका आंसर। हाँ दोस्तों, आज का यहीं तक था मेरा वीडियो। देखिए 4 क्वेश्चन जो है 141 से लेके 44 तक यहाँ लगा है, ठीक है, बाद में लगा है, और उधर लगे हैं, मीन्स 2013 वाला भी दोस्तों सेट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स उसमें जरूर प्रस्तुत कीजिए हर एक वीडियो में दोस्तों, जिससे मुझे पता चलता है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सही है, और कितना लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया है, कितने लोगों को पसंद आया है, कितने लोगों को नहीं पसंद आया, जिससे मैं आगे उसी के तर्ज पे आगे वीडियो बनाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।